नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का सौदा घर के आज के इस नई वीडियो में। साथियों, ये है सवाल जवाब का एपिसोड जहां पर होते हैं आपके सवाल और सौदा घर के जवाब। आज भी हमने आपके कई सवालों को लिया हुआ है। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। पहला सवाल है श्याम सुंदर राव जी का। इन्होंने लिखा है, कैन आई बाई ए फ्लैट इन तलेगांव दाभाडे 2 BHK फॉर 40 लाख एज कंपेयर टू 80 लाख इन पुनवली। देखिए श्याम जी, ये काफ़ी अच्छा सवाल है और हर कोई इसे रिलेट कर सकता है अपने अपने लोकेशन में जहाँ पर भी आप लोग प्रॉपर्टी देख रहे हैं। कई बार लोगों के मन में ये चीज़ आती है कि 5 किलोमीटर आगे जाके हमें तो काफ़ी सस्ता मिल रहा है, 7-8 किलोमीटर आगे जाके तो रेट काफ़ी कम हो रहा है, तो क्या हमें वहाँ लेना चाहिए जहाँ पे हमारा पैसा बच रहा है? क्योंकि ये काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है। जैसे अभी आपके केस में श्याम जी अगर आप देखें तो सीधा आपको जो है यहाँ पे आधे का गैप आ रहा है, यानी कि तलेगांव दाभाडे में आपको 40 लाख में मिल रहा है, उसका दुगना आपको जो है खर्च करना होगा अगर आप पुनवले में देख रहे हैं जहाँ पे आपको पसंद आया होगा, शायद कोई नया हो। अब यहाँ पे देखिए, बात सीधी है और हर किसी को इससे समझना होगा। जिस भी लोकेशन में आप देख रहे हैं, अगर ऐसी दुविधा आपके मन में आती है, आपको सीधा सवाल अपने आप से पहले करना है कि आखिर आप ये प्रॉपर्टी क्यों खरीद रहे हैं, और इसी सवाल में सारा जवाब छिपा हुआ है। अब जैसे मान लीजिए आप अपने आप से सवाल करें कि आप ये प्रॉपर्टी क्यों खरीद रहे हैं, तो आपके मन में तमाम चीज़ें आएंगी। क्योंकि मैं IT पार्क में जॉब करता हूँ हिंजौड़ी के आसपास, क्योंकि मैं बालेवाड़ी में जॉब करता हूँ, क्योंकि मैं तलेगांव दाभाडे में ही जॉब करता हूँ, या फिर मैं उसके और आगे जॉब करता हूँ। जो भी होगा ये आपके मन में आएगा कि कम्यूट टाइम मेरा बढ़ने वाला है या घटने वाला है, घर में बच्चे हैं तो वो कहाँ पढ़ने वाले हैं, क्या मेरे लिए कम्यूट करना आसान होगा वहाँ से जहाँ पे मैं प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, मेरा बजट क्या है और मैं कितना एक्सटेंड कर सकता हूँ और किसके बियॉन्ड मैं नहीं जा सकता हूँ, क्या मैं इसे शॉर्ट टर्म में बेच भी सकता हूँ, क्या कुछ ऐसा भी आपका ख्याल है कि इससे रेंटल यील्ड या फिर जो है आप अर्ली रीसेल करने का भी प्लान कर रहे हैं। ये सारे सवालों के जवाब ही आपका फाइनल कंक्लूजन कर देगा कि आपको तलेगांव दाभाडे में लेना है या फिर पुनवले में। देखिए अब मैं आपको सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। अगर आप IT पार्क में जॉब करते हैं और कम्यूट करना आपके लिए बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है, और कभी कभी आपको कम्यूट करना पड़ रहा है और बजट आपका टाइट है, और आप शॉर्ट टर्म में कभी भी इस प्रॉपर्टी को रेंट पे या फिर रीसेल करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो तलेगांव दाभाडे में आप ले सकते हैं। क्योंकि वहाँ पर आपका एंट्री आसान है, लेकिन एग्जिट आपका मुश्किल होगा शॉर्ट टर्म में। यानी अगर आप 4-5 साल के अंदर बेचना चाह रहे हैं तो आपके हिसाब से रेट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वहाँ पर कोई भी जॉब ड्रिवन रिक्वायरमेंट अभी इतनी ज़्यादा नहीं है। और एक समय हुआ करता था जब काफ़ी डेवलपर्स ने अफोर्डेबल हाउसिंग जो है तलेगांव दाभाडे में बेचा। लेकिन आप एक चीज़ समझिए कि जब से वर्टिकल ग्रोथ ज़्यादा होने लगा, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ एक तरीके से शांत हो गए, यानी धीमे पड़ गए। अब ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्या है, मैंने कई वीडियो में बताया है, दोबारा आप लोगों के सामने रखता हूँ। वर्टिकल ग्रोथ यानी कि जब से UDCPR नया आया है, इसमें ज़्यादा FSI के स्कोप डेवलपर्स को मिल रहे हैं, चाहे वो एंसिलरी FSI हो, प्रीमियम FSI हो। यानी कि अगर प्रोजेक्ट के सामने रोड की विड्थ अच्छी खासी है तो वो तमाम सेक्शंस में FSI परचेज कर सकते हैं, कॉरपोरेशन जो भी रिस्पेक्टिव कॉरपोरेशन है उनको पेमेंट करके, चाहे PMC हो, PCMC हो, PMRDA हो। तो इसके चलते अब क्या हो रहा है कि जहां पहले 10 माले का 15 माले की बिल्डिंग बनती थी, अब वहां पर 25-30 माले की बिल्डिंग एक न्यू नॉर्म हो चुका है। तो इसके चलते क्या हो रहा है कि जो चीज़ मान लीजिए 4 प्रोजेक्ट में जितनी इन्वेंट्रीज आती थी, अब वो एक ही प्रोडक्ट में आ रही हैं। और गवर्नमेंट के लिए चाहे वो इंफ्रा सपोर्ट देने वाली बात आए, चाहे वाटर को देने की बात आए, सिक्योरिटी की देने की बात आए, वो आसान हो गया, क्योंकि उनको हॉरिजॉन्टली ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके चलते अब क्या हो रहा है, जो रिक्वायरमेंट पहले लोग प्रोजेक्शन कर रहे थे कि आने वाले लोकेशन जो एक तरीके से आउटस्कर्ट में सबर्ब्स हैं वहां तक फैल सकती हैं, वो शायद सिमट गई और सिटी के आसपास ही ज़्यादा डेवलपमेंट होने लगा, क्योंकि FSI ज़्यादा मिल रहा है, फ्लोर स्पेस इंडेक्स। यानी सिंपल सी बात है, आप लोग समझ रहे होंगे, जहाँ पर जैसे मैंने 15 माला बताया वहाँ 30 माला 40 माले तक की बिल्डिंग बन रही हैं। तो ऐसे केस में क्या है कि दूर तक डिमांड रिसेंट टाइम में आ पाएगा, इसकी संभावना कम दिखती है। तो अगर आपका बजट टाइट है जैसा मैंने कहा, और आपके लिए कम्यूट करना कंसर्न नहीं हो, ज़्यादा कम्यूट करना ही नहीं पड़ेगा, तो आप ले लीजिए। लेकिन अगर कम्यूट करना कंसर्न है और सिटी के आसपास, यानी कि आप चाहे हिंजौड़ी हो, चाहे बालीवाड़ी हो, बानेर के आसपास रहना चाह रहे हैं और आपका बजट अलाउ कर रहा है कि आप पुनवले में ले लें, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं तलेगांव दाभाडे के मुकाबले आपका एग्जिट भी आसान होगा, रेंटल भी ठीक ठाक मिल सकता है,
और एजी एग्जिट अगर आप देख रहे हैं तो आपको पुनौले में लेना चाहिए। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई दुविधा रहती है तो आप हमें कमेंट में लिख के बता दीजिए। आप लोगों के मन में कोई भी दुविधा है उसके लिए हमने क्वेरी कंसर्न फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है सबसे ऊपर, उसके जरिए आप हम तक अपनी समस्या पहुंचा सकते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि उस पर रिसर्च करके आप तक उसका सोल्यूशन जल्द से जल्द पहुंचा दिया जाए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। शैलेंद्र सोनी जी हैं, इन्होंने लिखा है आर जोन प्लॉट लेना सही है क्या? देखिए शैलेंद्र जी, इस बात को डायरेक्टली ऐसे आंसर करना कठिन है कि वो सही है या गलत है। मैं आपको बताता हूं किस सिचुएशन में सही है और किस सिचुएशन में सही नहीं है। अमूमन लोगों के मन में क्या आता है कि प्लॉट दो ही तरह के होते हैं, या तो आर जोन कह लीजिए, एनए कह लीजिए, या फिर जो दूसरे टाइप के हैं वो हैं शेती ना विकास जोन, यानी कि एग्रीकल्चरल नॉन डेवलपमेंट, जहां पर आप प्लॉट खरीद के डायरेक्ट घर नहीं बना सकते। लेकिन आर जोन जैसे ही आता है यानी कि रेजिडेंशियल जोन, तो आप लोगों के मन में ये विचार आता है यहाँ पे अगर मैं ज़मीन खरीदूंगा ऐसे जोन में तो वहाँ पे इमीडिएट हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। यहीं पर आपकी सोच गलत हो जाती है। आर जोन का ये कतई मतलब नहीं है कि आप प्लॉट खरीद के वहाँ पर इमीडिएट कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। हाँ, फ़र्क इतना ज़रूर है कि आर जोन में आप डायरेक्ट सैंक्शनिंग के लिए जा सकते हैं, जो कि सेती ना विकास जोन में या फिर जो गुंठेवारी प्लॉट्स होते हैं वहाँ पे आप सैंक्शनिंग करा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो सेती ना विकास है, एग्रीकल्चरल नॉन डेवलपमेंट है। उसके लिए उस प्रोजेक्ट को पहले 25 एकड़ का मिनिमम होना पड़ेगा और जो डेवलपर या जो भी सेलर है जो बेच रहा है उसको खुद 25 एकड़ का एक लेआउट निकाल के उसका एनए लेना होगा, नॉन एग्रीकल्चरल कराना होगा। अच्छा, जब कोई भी प्रोजेक्ट नॉन एग्रीकल्चर कराया जाता है तो वहां पे सैंक्शनिंग लेना काफ़ी आसान होता है, क्योंकि उस पूरे लेआउट को सैंक्शन कर दिया जाता है। उस पूरे लेआउट में कोई रिजर्वेशन आना, रोड की कोई वाइडनिंग होना जिसके चलते आपके प्लॉट की साइज कम हो जाए, ऐसी कोई भी संभावना नहीं होती, वो पूरी तरीके से रूल्ड आउट हो जाता है। लेकिन जैसी बात आरजोन की आती है तो वहां पे आपको ये बात ध्यान रखना होगा कि जो प्लॉट आप ले रहे हैं पहले तो चेक करिए कि वो मैप पे प्रॉपर आरजोन है क्या, या फिर प्रपोज्ड आरजोन तो नहीं है। अगर प्रपोज्ड है इट इज एज गुड एज सेती ना विकास या गुंठेवारी कह सकते हैं। तो पहली बात, वो प्रॉपर आरजोन है कि नहीं। दूसरी चीज, क्योंकि उस आरजोन के सेक्शन का प्रॉपर लेआउटिंग नहीं हुआ है, लेआउट करके उसको अप्रूवल नहीं दिया गया, तो वहां पे रोड की विड्थ बढ़ सकती है, हो सकता है आपका प्लॉट कम हो जाए। और अगर आपका छोटा प्लॉट ले रहे हैं तो फिर उसमें आप डेवलपमेंट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे उसकी संभावना कम रहती है। या फिर कल को वहां पे कुछ चीजें जैसे रिजर्वेशन आ गया, ये भी आने की संभावना रहती है, क्योंकि उस लेआउट को अप्रूव नहीं किया गया है। हाँ, वहां पे घर बनाया जा सकता है सैंक्शनिंग लेने के बाद। तो जो मैच्योर बायर हैं, जो एक दो बार बाइंग कर चुके हैं, जिनके लिए सैंक्शनिंग लेना कोई कठिन टास्क नहीं है, वो डोर टू डोर जा सकते हैं। डोर टू डोर यानी कि गवर्नमेंट ऑफिसेज में सैंक्शनिंग ले सकते हैं या अच्छे लाइसेंस को पकड़ सकते हैं और उसके प्रोज कॉन्स को समझते हैं, उनके लिए अच्छा है। अगर आप फर्स्ट टाइम लैंड बायर हैं तो आर जोन से बचें, आप कोशिश करें एनए प्लॉट लीजिए, क्योंकि यहां पे आर जोन में लेने के बाद भी आपको किस तरीके से कंस्ट्रक्शन करना है उसे आर्किटेक्ट से पहले प्लान बनाना होगा, उस प्लान को सैंक्शन कराना होगा और सैंक्शन करने के बाद ही आपका कंस्ट्रक्शन लीगल माना जाएगा। ऐसा कतई नहीं है। आप लोग अपने मन से निकाल दीजिए कि आप आर जोन का प्लॉट लेंगे और वहां पे आपको आसानी से सैंक्शनिंग मिल जाएगी या फिर आप इमीडिएट कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर लेंगे। तो इस भ्रम से आप दूर रहें। दोनों चीजें मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको एनए में जाना है, आर जोन में जाना है, या इन दोनों में जाना है या नहीं जाना है। फिर भी दुविधा रहती तो मैं बार बार कह रहा हूं, कमेंट में लिख के बताइए। कोई भी दुविधा है उसे क्वेरी कंसर्न फॉर्म में भी आप लोग जरूर डालें। अगर हमारे पास उसका कुछ इनपुट नहीं है तो ग्राउंड पे जाके उसे समझ के आप तक उसका आंसर जरूर लाएंगे। आगे चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, यदि आपको सौदागर का प्रयास पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हर एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए प्रोत्साहन का काम करता है और हमें भी अच्छा लगता है कि आप लोगों के लिए अगर वीडियो बना रहे हैं तो आप लोग उसे सराह भी रहे हैं। अगला सवाल है, वाई आर रेट्स राइजिंग सो रैपिडली इन प्राइड वर्ल्ड सिटी इवन दो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड्स इज नॉट कंप्लीट एंड इज इट वाइज टू इन्वेस्ट 1.6 CR to 2.5 CR इन दिस टाउनशिप? देखिए, पहली चीज तो ये समझिए आपकी कई बार ये लोगों के सवाल आते हैं अलग अलग लोकेशन से कि ये लोकेशन में अभी तो इंफ्रा ऐसा है नहीं, रोड विड्थ ऐसी है नहीं, रोड जो है भी विड्थ उसमें प्रॉपर सड़कें बनी नहीं हुई हैं, कारपेटिंग नहीं है रोड पे, फिर भी जो है बेसिक एमिनिटीज़ ना होने के बावजूद यहाँ पे रेट इतने ज़्यादा क्यों हैं? और खासकर अगर आप प्राइड वर्ल्ड सिटी की बात करिए जिसमें आप टाउनशिप बार बार कह रहे हैं, ये टाउनशिप के तरीके से तो जरूर बन रहा है पर इसकी सैंक्शनिंग टाउनशिप की नहीं है।
यानी कि हर एक क्लस्टर वैसे ही बन रहे हैं जैसे कोई डेवलपर अपना एक प्रोजेक्ट लॉन्च करके बेच रहा हो। फायदा ये जरूर है कि 400 एकड़ में फैला हुआ है, वहां पर डिफाइंड है कि कहां कहां पर क्या क्या चीजें आने वाली हैं। रोड का जो इंटरनल विड्थ है वो आपको प्रॉपर मिलने वाला है, और वहां पर रेजिडेंशियल और बस स्टॉप से लेके प्ले जोन और बाकी चीजें जो है सेग्रीगेटेड हैं, ये जरूर है। लेकिन उसकी सैंक्शनिंग टाउनशिप के अंतर्गत नहीं ली गई। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब किसी भी टाउनशिप को टाउनशिप एक्ट के अंतर्गत सैंक्शनिंग ली जाती है तो वहाँ पे कई बेनिफिट्स बायर्स को भी मिलते हैं, जैसे स्टैम्प ड्यूटी वगैरह का वेवर हो गया। साथ ही साथ उनको बहुत सारे ऐसी पैरामीटर्स होते हैं जिन पर डेवलपर को खरा उतरना होता है। आखिर आप उतने बड़े टाउनशिप के लिए वाटर सप्लाई के लिए क्या करने वाले हैं, और उसको ऐसा ही नहीं केवल आपको बताना है, वो पूरा प्रोजेक्ट असेसमेंट के साथ साथ उनको सबमिट करना होता है, उसकी एक अवधि बतानी होती है और उसके अंतर्गत वो सारी चीज़ें कंप्लीट करनी होती हैं। शायद अगर आप टाउनशिप के अंतर्गत सैंक्शनिंग नहीं ले रहे हैं तो प्रोजेक्ट को डेवलप करना थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि इंडिविजुअल एक डेवलपर ऐसे लोकेशन में अगर टाउनशिप की सैंक्शनिंग लेके बनाने जाएगा जहां पर आज की डेट में कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं है, और खासकर ऐसे लोग जो खरीद ही रहे हैं, जिनको विमाननगर में खरीदना था, लोगांव में खरीदना था, धानोरी में खरीदना था, खराड़ी में खरीदना था, वाघोली में खरीदना था, ऐसे लोग जाकर वहां पे खरीद रहे हैं क्योंकि वो टाउनशिप है। इसके लिए तो सारा का सारा जो कम्यूट टाइम है वो विमाननगर से, लोगांव से, वाघोली से टुवर्ड्स चरोली बुद्रुक की तरफ जाना है, जहां से आपके पास एक सिंगुलर कनेक्टिविटी ही आज की डेट में है, जो डी.वाई. पाटिल रोड है आपका, जो कि एक तरीके से आप कह सकते हैं पीएमसी को पीसीएमसी से जोड़ता है। क्योंकि जो सामने आपको हिल दिखता है प्राइड वर्ल्ड सिटी का, उसके अगर आप साउथ डायरेक्शन में देखेंगे, यानी टुवर्ड्स एयरपोर्ट की तरफ अगर आप देख रहे हैं, लोगांव जो कि पीएमसी के अंतर्गत आता है, 2017 में आया, और जो आपका प्राइड वर्ल्ड सिटी है यानी कि जो चरोली बुद्रुक के अंतर्गत आता है, वो पीसीएमसी में काफी पहले था और वो पीसीएमसी का बॉर्डर है। तो उसके लिए कनेक्टिविटी काफी नैरो है, और वो भी कहीं ना कहीं प्राइवेट रोड है। अगर उसकी विड्थ बढ़ाई जाए, और जो पीछे स्पाइन रोड है जिसे कि रिंग रोड भी कहा जा रहा है, अगर वो किसी तरीके से आगे दिघी तक कनेक्ट कर दिया जाए, और इस साइड में जो इनर रिंग रोड है उसे एटलीस्ट बाईपास के रूप में अगर आप नगर रोड तक बना देते हैं तो कम्यूट करना आसान हो जाएगा। जिनको भी नगर रोड की साइड से जाना है खराड़ी की तरफ, वाघोली की तरफ, और एक प्रॉपर वे आउट लोगों को मिल जाएगा बाईपास करने के लिए, तो फिर उतना लोड आपको इस एग्जिस्टिंग रोड पे नहीं होने वाला है, डी.वाई. पाटिल रोड पे। तो जिस टाउनशिप में जितने इन्वेंट्रीज बिक रहे हैं, जितने नए नए सेगमेंट्स आ रहे हैं, अगर उनको आप प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं देते हैं तो एक क्वेश्चन मार्क जरूर आता है कि आखिर रेट क्यों बढ़ रहे हैं। अभी सवाल पे आते हैं। रेट देखिए, पहली बात क्या है कि जब टाउनशिप में आप खरीदने जाते हैं तो आप सिर्फ फ्लैट नहीं खरीदते हैं, आप एक लाइफ स्टाइल खरीदते हैं। आप ये सोचते हैं कि हमें सब कुछ जो है अपने डोर स्टेप पे या आसपास ही सब कुछ मिलेगा, और यही थॉट प्रोसेस जो है कहीं ना कहीं रेट बढ़ाने में मदद भी करता है, क्योंकि डेवलपर वो सारी चीजें, वो सारे रेट के प्रीमियम पहले ही लेना चाहता है जो शायद बाद में आपको मिलने वाली हैं। यानी जब टाउनशिप कंप्लीट होगा, सब कुछ आसपास में होगा, उसका प्रीमियम आज आपको कहीं ना कहीं देना पड़ रहा है टाउनशिप के नाम पे, भले उसकी सैंक्शनिंग टाउनशिप की ना हो। दूसरा इसमें क्या फैक्टर काम कर रहा है कि अगर आप देखेंगे तो उसके आसपास कोई ऐसा टाउनशिप है ही नहीं। आप पूरे विश्रांतवाड़ी से स्टार्ट करिए, चाहे धानोरी देख लीजिए, लोहगांव देख लीजिए, विमाननगर देख लीजिए, यहां पर कोई भी टाउनशिप नहीं है। और अगर रेट देखेंगे, विमाननगर की बात कर रहा हूं या फिर टिंगरे नगर की आप बात करिए, विश्रांतवाड़ी में अगर एक दो इन्वेंट्रीज हो तो वहां पर रेट इतने ज्यादा हैं कि जिसके चलते टाउनशिप के नाम पे, 400 एकड़ के नाम पे, पीसीएमसी में है इसके नाम पे, यहां पर वो रेट कहीं ना कहीं जो बायर है उसको लगता है नहीं ठीक है ले लेते हैं। अब आपके लिए ये है कि आपको यहां खरीदना चाहिए कि नहीं। इस सवाल का जवाब अगर मुझे देना पड़े तो मैं सीधा कहूंगा, अगर आपका लॉन्ग टर्म होराइजन है, आप 7 से 10 साल के लिए रुक सकते हैं और आपको आपके हिसाब से वहां पर स्पेस मिल रहा है और आप इजिली उस ईएमआई को कहीं ना कहीं कॉप अप कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल वहां पे ले सकते हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल एक्सटेंड करके और आपको लगता है नहीं मैं 3-4 सालों में ही यहाँ से एग्जिट भी हो सकता हूँ, या फिर मुझे कुछ अच्छा यहाँ पे रेट स्पाइक मिल जाएगा, तो ऐसे केस में आपको वहाँ पे एंटर नहीं करना चाहिए। क्योंकि अभी के केस में आप वैसे ही कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले हैं कम्यूट टाइम को लेके, सबसे बड़ी चीज़ जो वहाँ पे है, और सारी चीज़ें अभी आपको वहाँ अवेलेबल नहीं है। जैसे हॉस्पिटल की बात करिए तो उसके लिए आपको कम्यूट करना होगा, और जो वहाँ पे डी.वाई. पाटिल का मैंने एक बताया भी हुआ है पीछे वीडियोज़ में कि हॉस्पिटल वहाँ पे प्रपोज्ड है, लेकिन वो कब बन के तैयार होगा, फंक्शनल कब होगा, अभी तक उस पर कोई टाइमलाइन हम लोग आपके सामने नहीं दे सकते, और कोई टाइमलाइन है भी नहीं। तो एक बेसिक चीज़ मैंने एग्जांपल दिया, जो वहाँ से आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है। अगर आपका वर्क
लोकेशन कहीं है, क्योंकि चरोली बुद्रुक में ऐसा कोई वर्क लोकेशन है नहीं, ऐसा कोई ड्राइवर है नहीं, लोहगांव में भी ऐसा कोई ड्राइवर नहीं है, धानोरी में भी ऐसा कोई ड्राइवर नहीं है। एटलीस्ट आप विमान नगर में कुछ काम कर रहे हैं तो आप वहाँ जाएंगे, खराड़ी में काम कर रहे हैं तो आप वहाँ जाएंगे। तो ऐसे में आपको कम्यूट करने में काफ़ी टाइम खर्च करना होगा, क्योंकि कोई भी कनेक्टिविटी ढंग की आज की डेट में नहीं है जो आपको ईजिली उस लोकेशन तक पहुँचा दे। तो शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल नहीं लेना है। लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं, बड़ा स्पेस मिल रहा है और आप टाउनशिप के लाइफस्टाइल के बारे में सोच के ले रहे हैं और आप इजीली उस EMI को मैनेज कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं। आगे चलते हैं। संजय मोहपात्रा जी हैं, इन्होंने लिखा है हाउ मच टाइम इट विल टेक टू गेट अप्रूवल इफ बिल्डर अप्लाइड फॉर OC ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। कई बार ऐसा होता है, आप लोग सवाल भी करते हैं, कमेंट में भी करते हैं और क्वेरी कंसर्न फॉर्म के जरिए भी आप लोग भेजते हैं कि बिल्डिंग बनके तैयार हो चुकी है और डेवलपर कह रहा है कि आप सॉफ्ट पोजीशन ले लीजिए, और वो ये कह रहा है कि जल्द से जल्द OC आ जाएगा और OC आते ही आप लोगों को जो है प्रॉपर फॉर्मल पोजीशन लेटर इशू कर दिया जाएगा। अभी आपको एक सॉफ्ट पोजीशन दे दिया जा रहा है, यानी कि आप जाइए अपने घर में जो इंटीरियर वगैरह का काम है वो करवाइए। ऐसा मूवमेंट क्यों डेवलपर करना चाहते हैं? क्योंकि आपके एग्रीमेंट में उनका एक डेट होता है, पोजीशन इस सर्टेन डेट को दिया जाएगा, और एक डेट आपके महारेरा पे भी मेंशन होता है। अगर वो ज़्यादा पास होता चला जाएगा तो आप कंपनसेशन का भी डिमांड करेंगे, और अगर कुछ कम ही लोग कर रहे हैं तो कल को और ज़्यादा लोग भी कंपनसेशन का डिमांड कर सकते हैं। वो एक्स्ट्रा लोड डेवलपर पे आ सकता है, क्योंकि अब वहाँ से वो प्रोजेक्ट उसके लिए कैश काउ नहीं है, वहाँ से कुछ एक्स्ट्रा पैसा वो निकाल नहीं सकता। जो भी पैसा जाएगा वो उसके प्रॉफिट में डेंट करने वाला है। ऐसी सिचुएशन में आप देखते हैं कई बार रेडी पोजीशन प्रोजेक्ट्स में आपको चीज़ें काफ़ी स्लो होती हुई दिखती हैं। अगर एमिनिटीज़ में कुछ प्रॉब्लम है तो उतनी जल्दी डेवलपर उसे फिक्स नहीं कर पाता है। तो ये सारी सिचुएशन इसीलिए क्रिएट होती हैं क्योंकि अब उसमें जो भी पैसा उसको प्रॉफिट के हिसाब से निकालना था वो निकाल चुका है। फाइनल जो उसका पेमेंट बचा है वो भी उसको लेना है, तो कलेक्शन भी स्ट्रांग हो जाता है। जब फटाफट आप सॉफ्ट पोजीशन के नाम पे भी अगर आप साइन कर रहे हैं तो आपको फाइनल 100% वाला पेमेंट करना ही पड़ेगा, जो लास्ट में 5%, 10%, 7% अलग अलग प्रोजेक्ट में अलग अलग रहते हैं। तो वो कलेक्शन भी जो है डेवलपर के एंड में स्ट्रांग हो जाता है और कंपनसेशन की बात ही रूल आउट हो जाती है, क्योंकि आप साइन कर लेते हैं कि हमें पोजीशन मिल गया। अब बात आती है कि OC मिलने में समय कितना जाता है। ये डिपेंड करता है कि क्या उसमें कोई डेविएशन तो नहीं है, जैसी सैंक्शनिंग ली गई थी वैसा ही बनाया गया है, फायर एनओसीज वगैरह प्रॉपर लिए गए हैं, जो लोकल एनओसीज होते हैं अथॉरिटीज से क्या वो प्रॉपर हैं इनके पास। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो OC मिलने में आसानी होती है। ये सब बातें तो हो गई फॉर्मल। इनफॉर्मल क्या है, कैजुअल क्या है? OC लेने के लिए खर्च करना पड़ता है। खर्चे कहाँ कहाँ लगते हैं आप सबको पता है। जो डेवलपर ये खर्चे जल्दी दे देता है OC जल्दी मिल जाती है, खर्चे जो देने में दिक्कत आती है तो OC मिलने में समय लगता है। लेकिन आप ये मान के चल सकते हैं कि 3 से 6 महीने का समय OC मिलने में लग जाता है। ये इस बात पे निर्भर नहीं करता कि आपकी बिल्डिंग कब बन के तैयार हो गई है, उससे 6 महीना नहीं, जब से OC के लिए अप्लाई किया जाएगा उस डेट से 3 से 6 महीने लग जाते हैं। बाकी जो मैंने कंडीशन बताया वो कंडीशन है, वो जितने जल्दी फुलफिल किया जाएगा उतने जल्दी OC मिलता है। ये दबे खाने सबको पता है, ओपनली कोई इस पे बोल नहीं सकता है। इसके अलग अलग चार्जेज भी फिक्स होते हैं, उसकी गहराई में हमें जाने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। चेरिल जी हैं, इन्होंने लिखा है इफ ए प्रोजेक्ट वॉज मॉर्टगेज्ड बाय द बिल्डर इज इट स्टिल ए मैटर ऑफ कंसर्न इवन आफ्टर द प्रोजेक्ट इज लार्जली कंप्लीटेड एंड फ्लैट्स हैव बीन हैंडेड ओवर टू बायर्स। देखिए बिल्कुल, अगर किसी भी प्रोजेक्ट पे लोन लिया गया है, मॉर्टगेज है, तो उस प्रोजेक्ट का पोजीशन आ गया या फिर कंप्लीशन आ गया, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मॉर्टगेज अदा हो गया, पोजीशन से उसका कोई लेना देना नहीं है। आपका कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ गया, OC आ गया, उससे भी उसका कोई लेना देना नहीं है। उसके लिए आपको लेंडर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना ही होगा, वो देखना होगा। दूसरा, आप कैसे रिस्क पकड़ेंगे? अगर डेवलपर कह रहा है हाँ लोन तो था, नाउ एवरीथिंग इज सॉर्टेड, तब भी वहां पर क्वेश्चन मार्क आता है। वर्बली नहीं, पेपर दिखाइए। क्या पार्शियल जो है नो ड्यूज आ चुका है या फिर प्रॉपर एनओसी आ चुका है, वो चीज़ होना चाहिए। प्रॉपर डिस्क्लोज करना ये महारेरा की गाइडलाइन है। तो आप देखते होंगे कई बार जब लोन होता है किसी भी प्रोजेक्ट पे, तो वहाँ पे जाके आप वेबसाइट पे उनके देख सकते हैं। लेकिन जब आप फाइनल पोजीशन ले रहे हैं तो जब तक एनओसी नहीं है तब तक आप रिस्क फ्री नहीं हैं। और बहुत से ऐसे केसेस हुए हैं कि जिसका भुगतान कहीं ना कहीं फिर बायर के एंड पे आ जाता है, क्योंकि आपने जो लोन लिया हुआ है उसके पहले तवज्जो दी जाएगी जो उस प्रोजेक्ट को मॉर्टगेज किया गया है। बिल्कुल साधारण लेमैन वे में समझिए।
तो वो आप तक आता है, बट लेकिन ये बहुत रेयर केसेस में है। अगर डेवलपर रिनाउंड है, काफ़ी अच्छे से उन्होंने पहले भी काम किए हुए हैं, तो केसेस ऐसे कभी होने की संभावना नहीं रहती। कौन से प्रोजेक्ट की आप बात कर रहे हैं, अगर आप हमें ये भेज पाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से हम लोग आपको बता पाएंगे। पर इस बात का ध्यान रखिए, बिना एनओसी के, बिना पार्शियल नो ड्यूज या फिर एनओसी के आप ये बात नहीं समझ सकते हैं केवल पोजीशन या ओसी से, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट से, कि यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है। तो रिस्क रहता है। कोशिश करिए कि अगर आप एंड यूज़र हैं, पहली बार घर खरीद रहे हैं, तो ऐसे प्रोजेक्ट में मत खरीदिए जहाँ पर कि मॉर्टगेज किया गया है, क्योंकि इससे समझ में भी आता है ना कि उस डेवलपर की कितनी एक तरीके से वजूद है कंस्ट्रक्शन करने के लिए, उसको लोन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। एक ही टाइम पे मल्टीपल प्रोजेक्ट तो नहीं चल रहे हैं और उसको पूरा करने के लिए लोन तो नहीं लिया जा रहा है। देखिए, लोन लेना गलत नहीं है, लेकिन अगर ये चीज़ काफ़ी प्रोजेक्ट्स पे एक ही टाइम पे रहेंगे तो उसके कोलैप्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो मार्केट का करंट सिनारियो है वो वैसा नहीं है जैसा 6 महीने पहले, साल भर पहले, 2 साल पहले था। बिल्कुल ऐसे ही जा रहा था, अब वो कहीं ना कहीं प्लेट्यू होता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे केस में ऐसे प्रोजेक्ट के कोलैप्स होने के या धीमे पड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमेशा डेवलपर का नाम चेक करिए, केवल ये नहीं कि मार्केट में नाम किसका बज है, पर ये देखिए ग्राउंड पर किसकी डिलीवरी ज़्यादा है। इसके बेस पे लीजिए। फर्स्ट टाइम बायर हैं तो ऐसे प्रोजेक्ट अवॉइड करिए जहां पर लोन है, मॉर्गेज किया गया है, सीधी बात है। आगे बढ़ते हैं। विशाल वाकड़े जी हैं, इन्होंने लिखा है, सर क्या नोटिस ऑफ इंटीमेशन करना मैंडेटरी होता है? मेरे होम लोन के डिसबर्समेंट के 8 महीने पहले स्टार्ट हो चुका है। अच्छा, इनका डिसबर्समेंट 8 महीने पहले स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी तक एनओआई फाइल नहीं किया गया है। अब मुझे कौन सा स्टेप लेना चाहिए? देखिए विशाल जी, नोटिस ऑफ इंटीमेशन एनओआई करना इंपॉर्टेंट होता है। बेसिक समझिए ये क्यों होता है। ये आईजीआर की वेबसाइट पे ही होता है, बैंक के रिप्रेजेंटेटिव ही करते हैं, आपका वहां पे मौजूद रहना होता है और वो आधार ऑथेंटिकेट करके नोटिस ऑफ इंटीमेशन चंद मिनटों का या घंटों का काम होता है, वहां बैठ के आप उनकी शाखा पे कर सकते हैं, उनके ब्रांच पे। अब ये ना करने के नुकसान क्या? सबसे पहली बात, ये किया क्यों जाता है? ये इसलिए किया जाता है जिससे एक ही प्रॉपर्टी पर मल्टीपल लोन ना लिए जा सकें। यानी कि एक चीज दिखाता है, जब भी कोई दूसरा बैंक उस पर प्रॉपर्टी पे लोन करने जाएगा तो वो एक सोर्स होता है जहां से वो चेक कर सकते हैं कि इस पर कोई फर्दर लोन, पिछला लोन बचा है, नहीं है, हुआ है, नहीं हुआ है, वो चीजें दिख जाती। एक दूसरा, कल को जब भी आप उस पर लोन का टॉपअप लेने जाएंगे तो भी इश्यूज आ जाएगा, या कल को अगर आप उस पे कन्वेंस डीड के लिए जाएंगे तो वहां पे भी कंसर्न आ सकता है अगर आपका एनओआई नहीं हुआ है तो 8 महीने हो गए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हैं। कुछ पेनल्टी लगता है 1000 से 5000 के बीच में, वो पेनल्टी दे के उस पर एक स्टैम्प ड्यूटी आपको पे करनी होती है। कई बार वो लोग अपना वही 25-50 हज़ार रुपये, जितना आपका प्रॉपर्टी कॉस्ट होगा, एग्रीमेंट कॉस्ट होगा, उस पर ही वो डिसाइड होता है कि आपका एनओआई के खर्चे क्या आने वाले। लगभग 1% के आसपास का खर्चा आता है या आधा %, वो आप बात कर लीजिए जो भी बैंक से आपने मॉर्टगेज किया हुआ है, मॉर्टगेज जितना अमाउंट है आपका उस पर भी डिसाइड होता है। मैंने अभी इसके पहले बोला जितना एग्रीमेंट कॉस्ट होता है, नहीं, जितना लोन आप डिसबर्स करा रहे हैं, जितना लोन की सैंक्शनिंग हो, जितना आप लोन डिसबर्स कराने वाले हैं, उस पर आपका लगता है। तो उसे करा लीजिए। 8 महीने हो गए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा बहुत पेनल्टी देके करा लें, वो आपके सेफ्टी के लिए ही होता है। इसमें कोई डरने की बात नहीं है, कोई आपने बहुत बड़ा गुनाह नहीं कर दिया है, नहीं कराया, छोड़िए, अब आप करा लीजिए। और जितने लोग बाकी लोग हैं, जो लोग लोन ले रहे हैं, एनओआई के लिए पीछे मत हटिए। जो भी 25, 30, 40 हज़ार रुपये लग रहे हैं दीजिए, जैसे बाकी खर्चे हैं वो भी खर्चे हैं, जरूरी है, उसे जरूर कराइए। बाकी आपके मन में कोई भी दुविधा है, आप हमें कमेंट में लिख के जरूर बताएं। क्वेरी कंसर्न फॉर्म का लिंक भी आपको मिल जाएगा, उसके जरिए आप अपनी समस्या हम तक पहुंचाएं और अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।